वो हमेशा कुर्सी पर बैठे रहते थे और उनके शिष्य जमीन पर। जल्द ही उन्होंने पुणे में अपने आप को स्थापित कर लिया और रोज करीब 5,000 लोग उन्हें सुनने आने लगे। पुणे में रजनीश आश्रम के कारण पर्यटन बढ़ने लगा। आश्रम ने पुणे को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाई। उसने पुणे की अर्थव्यवस्था को भी एक स्थायित्व प्रदान किया और शहर में धन और रंगों की बहार आ गई। ओशो के आश्रम में तरह तरह की थेरेपीज दी जाने लगी। पानी की तरह पैसा आने लगा। इन थेरेपीज को सबसे अधिक महत्व मिलने लगा। इनमें यौनिकता को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार किया जाने लगा। यौनिकता के साथ जुड़े नैतिक मुद्दों और रोक टोक को ताक पर रख दिया गया। ओशो के एक शिष्य रहे टिम गेस्ट अपनी किताब माई लाइफ इन ऑरेंज ग्रोइंग अप विद गुरु में लिखते हैं, कई भारतीय उनकी किताब संभोग से समाधि को किताब मानते हैं। इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती है क्योंकि इसमें खुलेआम के बारे में बात की गई है। ये किताब लिखकर वो को दबाने की सोच रखने वाले साधु संतों के दुश्मन बन गए। अपने विचारों को खुलेआम अभिव्यक्त करने की उनकी वकालत को पार्टनर्स बदलने के प्रोत्साहन के रूप में देखा गया। उन पर आश्रम की महिलाओं में यौन उन्मुक्तता को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे। थोड़े समय में पुणे के रजनीश आश्रम का कुल क्षेत्र 25,000 वर्ग मीटर हो गया। वहां पर एक मेडिकल सेंटर बनाया गया जहां दुनिया भर से लाए गए डॉक्टर और नर्सों को रखा गया। आश्रम में रहने वाले लोगों को पूर्णकालिक मजदूरों के लिए मेडिकल सेवा मुक्त रखी गई। आनंद शिलाल बताती हैं, ओशो नहीं चाहते थे कि उस संकुचित जगह पर नवजात बच्चों को रखा जाए, इसीलिए सन्यासिनों को गर्भवती होने के लिए हतोत्साहित किया जाता था। ओशो ने आश्रम के कई पदाधिकारियों से गर्भ निरोधक ऑपरेशन कराने के लिए कहा था क्योंकि गर्भवती महिलाएं और पैदा हुए बच्चे आश्रम के लिए समस्या बन सकते थे। आश्रम के अंदर बच्चे पैदा करने पर मनाही थी और ना ही गर्भवती महिलाएं आश्रम के अंदर रह सकती थी। ओशो अक्सर यौन रिप्रेशन की बात करते थे, इसलिए सन्यासी खुला जीवन जीते थे, जिसकी वजह से आश्रम में संक्रामक यौन रोग बढ़ने लगे। कुछ सन्यासियों के तो 1 महीने में 90 के करीब यौन संपर्क देखे गए। आनंद शिला लिखती है, मुझे आश्चर्य होता है कि इतने व्यस्त दिन के बाद भी सन्यासियों को के लिए समय तक मिल जाता था। इस बीच ओशो की बीमारियां बढ़ने लगी। उनकी एलर्जी, अस्थमा, पीठ में दर्द और बढ़ गया। जब उनका मधुमेह बढ़ा तो उन्होंने अपने निवास से निकलना और भाषण देना बंद कर दिया। उनकी आंखें कमजोर होती चली गई और किताब पढ़ने के बाद उनके सिर में एक बार फिर दर्द रहने लगा। आनंद शिला लिखती है, उनको परफ्यूम से बहुत एलर्जी थी। हमें उन लोगों को उनके पास आने से रोकने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी जिन्होंने सेंट लगाया होता था। सुबह और शाम के भाषणों में पहले हर श्रोता के शरीर को सूंघा जाता था कि कहीं उनसे कोई परफ्यूम तो नहीं लगा रखा। ये एक अजीब तरह की प्रक्रिया थी, लेकिन ओशो को एलर्जी से बचाने के लिए ये जरूरी था। पुणे से भी ओशो का दिल भर गया। उन्होंने अमेरिका में ओरेगन में एक आश्रम बनाने की योजना बनाई जिसमें हजारों लोग एक साथ रह सकें। 31 मई 1981 को वो मुंबई से अपने नए आश्रम के लिए रवाना हुए। जहाज की सभी फर्स्ट क्लास की सीटें उनके और उनके निकट सहयोगियों के लिए बुक थी। उनके साथ उनके 2,500 आश्रम वासियों ने भी अमेरिका का रुख किया। इनमें मशहूर फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना भी थे। इस बीच ओशो ने 93 रोल्स रॉयस कारें खरीदी, लेकिन यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए और उनका अमेरिकी सपना ताश के पत्तों की तरह ढहना शुरू हो गया। उन पर प्रवासी नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया। उन्हें 17 दिन अमेरिकी जेल में रहना पड़ा। जेल से निजात मिलने पर वो अमेरिका छोड़ने के लिए राजी हो गए। इसके बाद उन्होंने कई देशों में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक कई देशों ने उन्हें अपने यहाँ से इनकार कर दिया। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने मात्र 58 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कहा। पुणे के उनके निवास लाओ जू हाउस में उनकी समाधि बनाई गई, जिसके
टॉम्बस्टोन पर लिखा गया, ओशो, जो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे। उन्होंने 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस धरती की यात्रा की। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।